कमीशन नहीं बना चेयरमैन साहब, कोई उसके ऊपर बहस नहीं, क्योंकि उनके खुद शुगर मिल्स है, शरीफ खानदान के खुद शुगर मिल है। इमरान खान का कोई शुगर मिल नहीं है चेयरमैन साहब। इमरान खान ने तहकीकात की और तब की जब आपके दौर में जो चीनी पहुंच गई तो उससे 50 रुपए नीचे थी, फिर भी कहा कि इसकी तहकीकात करे, क्योंकि एहसान को उसका हक नहीं मिलता। क्यों गरीब मजदूर, गाड़ीदार, दुकानदार, रेड़े वाला, रक्शे वाला किसी और के जेबों में पैसे देता रहे और उनके घर चलाता रहे। चेयरमैन साहब, जब उसमें रिपोर्ट आती है तो उसमें इमरान खान की शुगर मिल का जिक्र नहीं है। शुगर मिल है जरदारी साहब के, शुगर मिल है शरीफ खानदान के, शुगर माफिया से इमरान खान का ताल्लुक नहीं है। बाकी छोड़े चेयरमैन साहब, बाकी छोड़े चेयरमैन साहब, हम जब ओमनी ग्रुप की बात करते हैं, मैं सिर्फ दो मैं एक वो सवाल जवाब दे रहा हूं जो पूछे गए हैं सर, कि दादू शुगर मिल, टट्टा शुगर मिल, ये किस तरह खरीदा गया, ये किस तरह खरीदा गया, किसका किरदार था? मुराद अली शाह फाइनेंस मिनिस्टर था, वो फ्रेंड है और सहूलतकार का किरदार क्यों अदा कर रहा था? चेयरमैन साहब, जब यहां पे गंदम और चीनी की कीमतों में इजाफा होने लगा, आपको पता है क्या हुआ? गोदामों से, आपके गोदाम से कोई गंदम बरामद नहीं हुई थी, कोई शहजाद वसीम साहब के घर से गंदम बरामद नहीं हो रही थी, गंदम भी गोदामों से चोरी हो रहा था। चेयरमैन साहब, शुगर मिल में जब यहां पे पंजाब में आपने हाथ डाला, सिंध में शुगर माफिया उनकी हिफाजत के लिए पहुंच गया। तो चेयरमैन साहब, इसको भी देखिएगा, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। और एक और जो इन्होंने बात की, ये यहां पे मुख्तलिफ इंडिकेटर्स के और इकोनॉमी का इन्होंने जिक्र किया, मैं आपके सामने वो भी रख लेता हूं चेयरमैन साहब। ये आज के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मैं आपको दिखाता हूं। इसमें आप देखिए सर कि आपकी क्या चीजें हो रही। एक्सपोर्ट में आपके 5% इजाफा, चेयरमैन साहब आपके रिमिटेंसेज में 24.9% इजाफा। मैं खुद से नहीं पढ़ रहा, मैं आपको इकोनॉमिक जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है वो आपके सामने रख रहा हूं। फिर उसके बाद आप आ जाए इन्वेस्टमेंट में आपका इजाफा, स्टॉक एक्सचेंज में आपकी तेजी, फिर आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 5% इजाफा। और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मतलब यह कि आपके वहां पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उसमें एक टेक्सटाइल मिल को लीजिए सर, फैसलाबाद और सियालकोट के लोगों को सुना, वो कह रहे कि हमें स्किल लेबर ही नहीं मिल रहा। तो ये तो आपके अगर इंडस्ट्री चलेगी तो यहां पे लोगों को रोजगार मिलेगा। ये मौके इमरान खान ने दिए। फिर उसके बाद आप एग्रीकल्चर सेक्टर में आ जाइए सर, जो आपकी चावल की पैदावार है 10.5%, उसमें इजाफा। आपकी गन्ने की काश्त में, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हम यहां पे पहले चावल उगाते थे, फिर उसके बाद हमने क्या उगाना, हम चीनी उगाते थे। मैं चीनी उगाने का जिक्र नहीं कर रहा, मैं गन्ने की उगाने के और काश्त का जिक्र कर रहा हूं कि उसमें इजाफा कितना हुआ। तो 13.1% उसमें इजाफा देखने को मिला। फिर इसी तरह आपकी जित और महंगाई का जिक्र किया चेयरमैन साहब, 21% से 24% के दौरान पीपल्स पार्टी के दौर में महंगाई पहुंच गई थी। आज के आप इंडिकेटर उठा दीजिए, आप डबल डिजिट से नीचे आ चुके हैं, आप 6.4% पे खड़े हैं। तो चेयरमैन साहब जरा सवाल मैं करता हूं, और हालांकि उस सूरत हाल में इन्होंने इंडिया की बात की, बाहर मुमालिक की बात की, मैं कंपैरिजन भी करके रहता हूं सर, मैं कंपैरिजन भी करके रहता हूं। कंपैरिजन क्या सर, कोविड आया, इन्होंने पहले तो बड़ा शोर मचाया, लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। क्या सोच, किधर जाना है, गरीब क्या करेगा, मजदूर किधर जाएगा, वो क्या खाएगा, उनके घर में खाना बनेगा कि नहीं बनेगा, इसकी तरफ ध्यान नहीं। अल्लाह ने साबित कर दिया कि जब आपने एहसास किया गरीब तबके का, तो इमरान खान की कोविड पॉलिसी जो कोरोना को डील किया गया, दुनिया में क्या, जो समर्स ओबामा के इकोनॉमिक काउंसिल के चेयरमैन, उसने क्या कहा कि $10 ट्रिलियन तक अमेरिका बचा सकता था अगर इमरान खान की हिकमत अमली जैसा या पाकिस्तान की हिकमत अमली जैसा हम काम करते। नंबर 2, 12 करोड़ आपके हमसाया मुल्क में, पड़ोस में, मैं अपनी खुद से ये डेटा नहीं दे रहा, 12 करोड़ इंडिया में कोविड के दौरान बेरोजगार हो गए। अमेरिका जैसे मुल्क में 3 से 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। उनके इकोनॉमी के क्या नुकसान पहुंचा। आज आप अपने एक्सपोर्ट देख लीजिए, इंडिया की देख लीजिए, पिछले 6 महीने के अंदर जो आपने तरक्की की उसको देख लीजिए। चेयरमैन साहब, डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, आपने इंडस्ट्री को उठा लिया, इंडस्ट्री आपकी फुल कैपेसिटी पे चलने लगी, लोगों को उससे रोजगार मिलने लगा। एग्रीकल्चर इनके दौर में निगेटिव ग्रोथ में चला गया था चेयरमैन साहब। मैं इनकी अपनी खुद इकोनॉमिक सर्वे जो रिपोर्ट है उसका जिक्र कर रहा हूं
कि उसमें निगेटिव ग्रोथ तक चला गया था। चेयरमैन साहब, आप उसको उठा रहे हैं, आपके गन्ने की काश्त में इजाफा, आपकी चावल की पैदावार में इजाफा, आप उस तरफ गए हो। एक और चीज का जिक्र हुआ सर, एक और चीज का जिक्र हुआ, इन्होंने फाटा का साहब जमशुद अजला का जिक्र किया। चेयरमैन साहब, एक चीज जमशुद अजला के साथ मैं आपके सामने एक और चीज लेके आया हूं। अभी जो गुफ्तगू हो रही थी, मुझे नहीं लग रहा था कि ये हमारे जमशुद अजला की बात है, क्योंकि सेहत इंसाफ कार्ड की बात हुई 100% खैबर पुख्तूनख्वा और जमशुदा अजला के लोगों के लिए। मतलब इससे बड़ी तब्दीली क्या होगी? कहते हैं किधर है नया पाकिस्तान? नया पाकिस्तान ये है कि कराची में अगर खैबर पुख्तूनख्वा का कोई शहरी रहता है और अल्लाह ना करे वो बीमार हो जाए, तो आगा खान में उसका 10 लाख तक मुफ्त इलाज होगा, क्योंकि उसका ताल्लुक यहां से है और इमरान खान ने सेहत इंसाफ कार्ड दिया है। चेयरमैन साहब, अभी कहा गया कि नहीं दिया गया, कहां से बात कर रहे हैं? किसी फैक्ट का पता ही नहीं है। नंबर टू कि इसमें, और मैं सिंध के लिए भी मेरी ख्वाहिश है सर, हम बलूचिस्तान जब आए थे, पंजाब में शुरू हो गया, AJK के लिए 100%, GB के लिए शुरू हो गया, आगाज खैबर पख्तूनख्वा से हुआ था। बलूचिस्तान के CM को भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि यही प्रोग्राम आप आगे लेके आए, हम आपके साथ खड़े होते हैं। मैं आज अपोजिशन को कहता हूं कि वजीर आला सिंध से भी बात करें। हम 12 कह चुके हैं कि अगर बाकी पाकिस्तान में हर मजदूर के लिए, हर शहरी के लिए 100% मुफ्त और बेहतरीन इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी दिया जाएगा, अगर आगा खान खैबर पख्तूनख्वा का शहरी जाके मुफ्त इलाज करवाएगा, तो कराची का शहरी तो सवाल करेगा, उसका सवाल हक बजानिब होगा। लिहाजा आप भी इसके लिए कोशिश करें, हम आपका साथ देंगे, क्योंकि सबका हक है ये। नंबर 2, चेयरमैन साहब, दूसरी बात की गई लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। मैं एक चीज पूछता हूं, आप जो बाढ़ लगा है पाक अफगान सरहद पे, वो अमन का बाढ़, कि इससे पहले आप कोई भी रोजाना की बुनियाद पे सुनते थे 410 अटैक अफगानिस्तान से आया, APS अफगानिस्तान से आया, पुलिस चौकी पे हमला अफगानिस्तान से आया, दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए, सिम अफगानिस्तान का इस्तेमाल हुआ। जब फेंसिंग हुई चेयरमैन साहब, तो उससे आपके क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक्स, उसमें जो कमी आई, उसके ऊपर हम बात करते नहीं है। यहां पे बात हो रही थी कि पता नहीं कि कौन सा, हम जमशुद अजला की बात नहीं कर रहे, कोई दहशतगर्दी की जंग हो रही है। अल्लाह का शुक्र है कि हमने कुर्बानियां तो दी, हमने कुर्बानियों के बदले क्या किया? 80,000 जानों का नजराना तो पेश किया। आज वहां पे अमन है, सेहत इंसाफ कार्ड सबके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली शुरू हो गई। फिर कहा गया कि जो दुकानें तबाह हो गई थी, घर तबाह हो गए थे, उनको कोई मुआवजा नहीं मिला। चेयरमैन साहब, मैं खुद उनके साथ था। मैं आपको बताऊं कि जब मैं अपोजिशन में था, मैं मुजाहिरों में शिरकत करता था, उनके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। हमारी हुकूमत आई, जो मीरान शाह पूछे जाके शुमारी वजीरिस्तान में, जो यहां पे दुकानें जिनकी तबाह हो गई थी, आपके दौर में ऑपरेशन हुआ था, लोग बेघर हो गए थे, उसकी बहाली उनको मुआवजा मिल गया। हर दुकानदार को मुआवजा मौजूदा हुकूमत ने दे दिया। फिर एक और चीज सुनिए चेयरमैन साहब, जिक्र मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं चेयरमैन साहब, मैंने आपसे पहले भी कहा था जी। सर टाइम बहुत हो गया। बिल्कुल सर, मैं जी चेयरमैन साहब, मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करता हूं, मैं जी ऑर्डर प्लीज। चेयरमैन साहब, वाइंड अप करें मुराद साहब। बिल्कुल चेयरमैन साहब, ज्ञानचंद साहब तशरीफ रखेंगे जी। चेयरमैन साहब, और अमान साहब बाद में करें जी। जी चेयरमैन साहब जी वाइंड अप करें जी, तशरीफ रखें जी। सर चेयरमैन साहब, वो कहते हैं 2-4 लफ्ज कह के मैं खामोश हो गया, वो मुस्कुरा के बोले बहुत बोलते हो तुम। चेयरमैन साहब, अभी तो मैंने इनके सवालों का सिर्फ जवाब दिया था। चेयरमैन साहब तशरीफ रखें प्लीज जी तशरीफ रखें प्लीज जी। मिनिस्टर साहब जी सर जी मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। सर, मैं अभी तक सिर्फ इन्होंने जो नुकात उठाई थे, क्योंकि 2 तकरीरें हुई थी उससे पहले रजा रब्बानी साहब ने भी गुफ्तगू की थी, तो मैं जवाब दे रहा हूं। मैं बड़ा अच्छा जवाब दे सकता हूं, इस वक्त मैं मूड में नहीं हूं, क्योंकि मैं मुफ्त में। जी मुराद साहब प्लीज। चेयरमैन साहब
میں چیئرمین صاحب میں ایک اہم ترین ایشو جو میں نے آپ کو کہا بھی تھا میں اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا چونکہ نکات ایسے اٹھے تھے کہ اس کا جواب دینا ضروری تھا. چیئرمین صاحب ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی ایک رپورٹ آئی ہے EU ڈس انفو لیب کی اور میں نے آپ سے گزارش بھی کی تھی کہ اس کے اوپر اس ایوان کو بات کرنی چاہیے. سر کیا ہے اس میں موٹی چیزیں بتاتا ہوں کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے. سر اس میں کیا تھا کہ ایک طرف پاکستان دہشت گردی کا خاتمہ کر رہا تھا. پاکستان نے 1100 سے زیادہ القاعدہ کے جو ٹیررسٹ تھے ان کو مارا. پاکستان نے بارڈر مینجمنٹ کی. پاکستان دہشت گردی سے سیاحت سے جانا جانے لگا. پاکستان یہاں پہ جو دنیا کے امن میں کردار ادا کر رہا تھا اور کرنے لگا. لیکن 2005 سے انڈیا کیا کر رہا تھا, میں صرف یہ چیزیں آپ کے سامنے وہ رپورٹ ہی رکھ رہا ہوں, آپ پھر اس کے اوپر بحث کیجئے گا. وہ کیا کر رہا تھا سر, انڈیا نے EU ڈس انفو لیب کی رپورٹ بتاتی ہے کہ 2005 میں ایک شریواستہ گروپ اور ان کے جو لیڈنگ میڈیا تھا ANI وہ بنایا سر. اس کا آغاز ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں سر وہ 15 سال پہلے یہ بنا, 119 ممالک میں ان کی پریزنس ہوئی. وہ بڑے وہاں تک 750 فیک میڈیا آؤٹ لیٹس تھے, 550 ڈومینز انہوں نے رجسٹر کر دیے, 10 سے زائد جو NGOs ہیں وہ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے. UN ہیومن رائٹس کونسل اور اس کے نام پہ بھی وہ اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے. یورپین یونین پارلیمنٹ کے ممبران تھے. پھر اس کے ساتھ فیک آئیڈینٹیٹیز تھی. مطلب یہ کہ جو شخص مرا گیا ہے, ایک پروفیسر تھا جو کہ پریزیڈنٹ تھا یورپین یونین پارلیمنٹ کا, اس کی آئیڈینٹیٹی بھی چرائی گئی. کر کیا رہی تھی چیئرمین صاحب, پاکستان کے حوالے سے پروپیگنڈا کرنا, پاکستان کے حوالے سے دنیا میں جھوٹی خبریں پھیلانا, پاکستان کو فیٹ اپ کے حوالے سے بدنام کرنا, پاکستان کو بلیک لسٹ میں لے جانے کی کوشش کرنا, پاکستان کو میں رپورٹ پیش کر رہا ہوں سر. میں اس کے بعد ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے تھا کہ یہ چیزیں کر رہے تھے. لیکن اس دوران ہوا کیا چیئرمین صاحب, یہ بڑا ضروری ہے. چیئرمین صاحب ہوا کیا کہ انڈیا کیا کر رہا تھا ان دور میں, ایک یہ اس کے ساتھ انڈیا کی بات اور یہ سنیں جی, اس پہ ڈسکس کریں گے جی. انہوں نے کیا کیا کہ سمجھوتا کے حوالے سے جو فیصلہ آیا, پھر 2001 اور 8 کے 1 سے 8 تک جو بارڈر اسکیلیشن انہوں نے کی سر. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فیک سرجیکل سٹرائک کیا 2016 میں سر. یہ تمام چیزیں کر رہے تھے. اب ہوا کیا اور یہ رپورٹ آج کیوں آئی ہے چیئرمین صاحب, سوال کیجئے گا. میں سوال اس ایوان میں چھوڑ رہا ہوں چیئرمین صاحب کہ جو ان کا بیانیہ ہے جھوٹ پھیلانا, جو ان کا بیانیہ ہے پاکستان کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا, جو ان کی خواہش ہے. لیکن دوسری طرف چیئرمین صاحب میں سوال کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں, کیا عمران خان وزیر اعظم نہ ہونے سے پہلے, کیا UN کی سپیچ سے پہلے RSS ہندوتوا کی سوچ, انڈیا کی دہشت گردی کا چہرہ, نئے دور کا ہٹلر مودی دنیا کے سامنے کیوں نہیں آیا؟ آج کیوں آ رہا ہے؟ آج EU ڈس انفو کی رپورٹ کیوں آ رہی ہے؟ آج دنیا کے اندر مختلف ہیومن رائٹس واچ, آپ کی فنسن کی رپورٹ, آپ کی UN رپورٹ, آپ کی اس کے ساتھ مختلف رپورٹس آ رہی ہے. یہ کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ آج آپ نے بات کی, آپ نے گفتگو کی, آپ نے RSS کا ذکر کیا, آپ نے کلبھوشن کا نام لیا. پہلے کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ میں اس کی جواب میں ختم کر رہتا ہوں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا. اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ سجن جندال کو بغیر ویزا کی مری بلایا جا رہا تھا. اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ مودی کو نوازی کی شادی پہ بلایا جا رہا تھا. اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ بھارت جا کے بزنس مین سے تو ملنا ہے, حریت رہنماؤں سے نہیں ملا جا رہا تھا. اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ کلبھوشن کا نام لیتے ہوئے آپ کو شرم آتی تھی. اس لیے نہیں ہوتا تھا چیئرمین صاحب کہ UN جا کے آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے یہ کیا, انڈیا دہشت گردی کر رہا ہے. آپ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں, ہم بڑے لبرل ہیں, عمران خان بڑا مذہب پرست ہے, دین کی طرف راغب ہے. آپ یہ کہتے تھے. اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ جو بارڈر پہ وہ بار بار وائلیشنز کر رہے تھے, اس کا ذکر نہیں ہو رہا تھا. اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ افغانستان کے اندر جو انڈیا سفارت خانے بنا رہا تھا اس کا ذکر نہیں ہو رہا تھا. اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ کشمیر میں جب اجتماعی قبریں برآمد ہوئی اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا. اور آج میں یہ رپورٹ کیوں پڑھی سر, جھوٹ اور پروپیگنڈے کی الغار ہے. لیکن اگر یہ بیان آئے گا کہ آزاد بلوچستان, کراچی جا کے مزار قائد کی بے حرمتی, اردو بولنے والوں کے خلاف زہر اگلنا, لاہور جا کے لاہوری اور پنجاب کی تاریخ کو مس کرنا, خیبر پختونخوا جا کے لڑ اور بر کے نعرے لگانا, چیئرمین صاحب فیصلہ کرنا ہوگا.
फैसला करना होगा कि हम किधर जाना चाहते हैं। आपने आवाज नहीं उठाई थी, हमने आवाज उठाई। आपने कश्मीर का इशू दबा दिया था, कश्मीर को इंटरनेशनलाइज कर दिया। 54 साल बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 3 दफा उसके ऊपर जिक्र हुआ। चेयरमैन साहब इन मौजूदात के ऊपर बात करें। आप थैंक यू जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो बात हो रही थी प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे, बट